हाय फ्रेंड्स, र्यूमर मिल के फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसी कौन सी 10 खबरें हैं जो काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं। आज जब मैं ये लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी बज़ ज़्यादा बना रही है, तो पता चला कि सभी बहुत ज़्यादा बज़ बना रहे हैं। कुछ इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ ट्विटर के अंदर बुस 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 करके कुछ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है। इसके अंदर एक चीज़ है जो मैंने कवर नहीं करी है, जो कि ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। वो कि किस तरीके का ट्रेलर का रिस्पॉन्स है आपके गेम चेंजर का। तो वो मैंने थोड़ा सा आउट रखा है इसके अंदर। पहले सोच रहा था इसके अंदर ऐड करूं, क्योंकि हिंदी का वर्जन अभी तक नहीं आया था, फिर हिंदी का वर्जन आ गया। अब बाकी बातें करते हैं कि भाई शाहरुख खान साहब क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। एक डी वयोल जो उनका ब्रांड है, उसके उसके बारे में उन्होंने कुछ एक छोटी सी ग्लिम्स डाली है कि एक चोर बने हुए हैं शाहरुख खान, और एक के बाद चोरियां होती चली जा रही है। और लास्ट चोरी हुई है लूवरे म्यूजियम के अंदर, जो कि फ्रांस के अंदर है। और इतने से ही लोग इतने उत्तेजित हो गए, और शाहरुख खान की एक स्माइल की एक आपको आवाज़ सुनाई देती है, शाहरुख खान दिखता भी नहीं है। उसी में ही ये ट्रेंड होना शुरू हो गया और लोग वेट करने लग गए कि यार ये फटाफट से दिखाओ। कोई मूवी नहीं आ रही है तो कम से कम हमें ऐड से ही काम चलाने दो। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़े एक्टर का क्रेज़ होता है कि वो हंसी का अंदाज और ये सब चीज़ें जो होती हैं। धीरे धीरे मैंने देखा है कि जो येस्टरडे ईयर्स के जितने भी एक्टर्स हैं, उनका एक बहुत ही ऐसा अंदाज था जिसको मिमिक भी किया जा सकता था। आजकल के जो एक्टर्स हैं उनको मिमिक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई ऐसा कोई मतलब जैसे कहते हैं ना सिग्नेचर स्टाइल ही नहीं है जिसको आप इतना इजीली आप पकड़ पाओ। बाकी ये क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज़ हुई, एक और चीज़ ट्रेंड करने लग गई, सिकंदर का टीज़र। अब सिकंदर का टीज़र क्यों करने लग गया? क्योंकि जहाँ शाहरुख खान के फैंस आके अगेन बहुत प्यार लुटाने लग गए, तो एक जो लोग थे वो आने शुरू हो गए कि शाहरुख खान देखो कितना अच्छा है, विच इज़ ही सो बिग कि इसकी एक ग्लिम्स भी जो है, आवाज़ की ग्लिम्स सही, दैट इज़ ग्रेटर देन द होल ऑफ सिकंदर टीज़र। अब कौन लोग इसको फंड करते हैं, ये सभी चीज़ें करते हैं, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सिर्फ फैन वॉर नहीं, ये फंडेड वॉर है। और क्यों को कौन सी इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा इससे, सबको समझ में आ रही है बातें। कुछ चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, कुछ लोगों ने अपने अपने ईमेल तक शेयर कर दिए हैं कि कैसे प्लॉटिंग करी जाती है किसी मूवी को डिग्रेड करने की। इस सब चीज़ों से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है मेरा, तो बस इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। अपना दिमाग लगाओ, इन सब चीज़ों के ऊपर मत जाओ। एक मूवी आ रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। अब क्योंकि उसके अंदर अर्जुन कपूर हैं या फिर रकुल प्रीत है या भूमि पेडनेकर है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग काम ऑफ लेटली नहीं किया है, तो हो सकता है कि लोग अपना मुंह बना लें जैसे उनका आदत है, और पहले से ही ट्रोलिंग शुरू हो जाए, ये सब शुरू हो जाए, क्योंकि दिमाग तो लगाना ही नहीं होता किसी ने भी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक्साइटिंग सी एक स्टोरी आ रही है जिसका नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी। मेरे हस्बैंड की बीवी, वो भी बीवी है और एक और बीवी है। तो ये नहीं कि पति पत्नी और वो वाला सीन है, ये दोनों पत्नियों वाला सीन है, और ये रफ ट्रायंगल भी नहीं है। और इसके अंदर आपको एक पास्ट अफेयर और एक पास्ट बीवी और एक करंट बीवी दिखाई जाएगी। ये दो अलग अलग बीवी है, क्या अलग अलग टाइमलाइन के अंदर है, इसकी याददाश्त चली गई थी, क्या हुआ था। इस तरीके की मूवी जब गोविंदा बनाया करता था बड़ा मज़ा आता था। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक मैं ये चीज़ उसके लिए भी बोलता था, बॉबी देओल के लिए भी बोलता था कि उसके अंदर टैलेंट है, बट चॉइसेस बहुत ही बेकार थी। लेकिन अब जब सब लोगों ने देख लिया उसका टैलेंट, तो सब लोग मेरी बात से बोलेंगे हमें भी पता था टैलेंट था। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ अर्जुन कपूर के लिए भी, इज़ क्वाइट टैलेंटेड। जो मुझे इसकी फर्स्ट मूवी में स्पार्क नज़र आया था वो है इसके अंदर, कुछ बात तो है। लेकिन वो जो चॉइस ऑफ मूवीज जब बेकार होती हैं, तो आप एक्टर को लेबल कर देते हो, आप पूरी मूवी को लेबल नहीं करते हो। ऐसा ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसमें किसी की गलती नहीं है। बट आई थिंक ही विल शो हिज टैलेंट नाउ और लेटर में बी, बट वन डे वी विल सी समथिंग। अब दिक्कत वाली बात क्या है इसके अंदर कि पूजा एंटरटेनमेंट जो है उसके प्रोड्यूसर हैं। ऑफ लेटली इनके ऊपर थोड़े से इल्ज़ाम भी लगे थे कि भाई हवाला के पैसे इधर उधर करते रहते हो। आई डोंट नो हाउ मच दैट इज़ ट्रू, बट ब्लैक के वाइट करते तो आप पैसे बड़े बड़े पैसे लगाते हो, फिर लॉसेज हो जाते हैं, फिर बहुत सारा तमाशा भी होता है। आप किसी पे तहमत लगाते हो, आप पे कोई तहमत लगाता है, तो इनकी चॉइसेस थोड़ी सी बेकार ही नहीं है। लेकिन आप इनिशियली इनकी मूवीज़ देखोगे, जब वाशु भगलानी के हाथ में सारी भाग दौड़ थी, तो वो छोटे बजट की पिक्चरें बनाते थे। 8-10 करोड़ रुपए लगाए, वो 30-40 करोड़ रुपए हो जाते थे, और लार्जली डेविड धवन के साथ इनका अच्छा हुआ था। तो छोटी मूवी जो कि कॉन्सेप्ट ड्रिवन होती है, सरबजीत भी इन्होंने ही बनाई थी, तो वो इनकी चल जाती है। तो स्ट्रीक ऑफ फ्लॉप्स ज़रूर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप, जो इनकी रिसेंट टाइम्स की है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पुराने वाली भी नहीं की थी।
तो हो सकता है कि इस बारी स्मॉल बजट में बनी हुई पिक्चर, क्योंकि अर्जुन कपूर ने कितने ही पैसे ले लिए होंगे, रकुल प्रीत तो घर के ही हो गए अब तो, वाइफ ही हो गई उनकी, और एक हो गई भूमि पटनेकर, तो बहुत ही सस्ते में पिक्चर बनी होगी एक्टर फीस की अगर बात करें। तो ये एक मतलब 30 40 50 करोड़ भी मेरे हिसाब से अगर कर लेती है थिएटर के अंदर, तो ये प्रॉफिट वाले जोन में आ जाएगी। और मेरे ख्याल से बॉलीवुड को सब सस्ती पिक्चर ही बनानी चाहिए, ताकि ज्यादातर मूवीज को एक हिट का लेबल लग जाए। जब हिट हो जाती है, जो सक्सेस आगे निकल जाती है, ये चीज बोल दी जाती है कि आप सक्सेसफुल हो गए, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आपकी काफी गलतियां माफ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उगते सूरज को ही लोग सलाम करते हैं, बाकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। अब मडाक भैया ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, हमने स्त्री टू में बहुत बड़े बड़े नंबर कर दिए, हम बहुत सारी डेट्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं दैट शुड बी बिवेयर दैट वी हैव ब्लॉक दीज डेट्स। आप इस टाइम पे मत आना, क्योंकि आपकी पिक्चरें इतनी ज़्यादा चलेंगी नहीं, हम सारे के सारे स्क्रीन ले जाएंगे यहाँ पर। और मेरे ख्याल से राइटफुली ले भी जाएंगे। जिस तरीके की इनकी स्लेट और जिस तरीके की इनकी राइटिंग है वो ज़्यादा इंप्रेस करती है। तो थामा और शक्ति शालिनी 2025 के अंदर आ जाएगी, यानी इसी साल एक दिवाली पर रिलीज होगी और एक ईयर एंड के अंदर दिसंबर में रिलीज होगी शक्तिशालिनी। इसके बारे में कम चीज़ें पता है, लेकिन थामा के बारे में तो सबको पता है, ये वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर जिसमें आयुष्मान खुराना है वो सब होंगे। फिर आपको भेड़िया 2 और चमुंडा जिसके अंदर भी एक्साइटिंग स्टार कास्ट है, इसके अंदर आलिया भट्ट वगैरह भी होंगे, तो 2026 के अंदर होंगे। 2014 के अंदर 14 अगस्त के अंदर आएगी, और फिर एक अगेन दिसंबर में आएगी 4 दिसंबर को। ऐसी स्त्री 3 भी फटाफट से निकाल लेंगे। और मुंजिया का जो सेकेंड पार्ट है उसको महा मुंजिया ये बोल रहे हैं, 2027 के अंदर आएगी, एक अगस्त के अंदर आएगी, अगेन दिसंबर को आएगी, 13 अगस्त को आएगी स्त्री 3, और 24 दिसंबर को क्रिसमस रिलीज होगी महा मुंजिया। फिर दो मूवीज एक साथ रिलीज होंगी, एक ही साल होंगी, पहला और दूसरा महायुद्ध, मतलब अवेंजर 1 अवेंजर 2। और मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो पहला के अंदर कुछ एक सिग्निफिकेंट चीज़ होगी जो दूसरा के अंदर लीड करेगी, और वहाँ शायद शाहरुख खान की एंट्री हो सकती है। 2028 के अंदर ये आएगी, और एक आएगी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 11 अगस्त को, और एक आएगी दिवाली वाले टाइम पे। तो काफ़ी जल्दी जल्दी ये रिलीजेस होंगी, और उसके बाद इसकी समापन हो जाएगा, और एक और इनकी इन बिटवीन ही मूवी होगी जो अलग ब्रांच आउट करेगी और जो कि प्रॉपर हॉरर चलेगी। उनका अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या वो इनके बीच में ही रिलीज होनी शुरू हो जाएगी या फिर उसकी स्लेट 28 के बाद शुरू होगी, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। जिसकी क्लैरिटी है क्योंकि मेडॉक मतलब आज की डेट में फैक्ट्री की तरह मूवीज बना रहा है। आई होप कि इनकी क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए इसके चक्कर में। स्काई फोर्स भी रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर बहुत ही मेगा तरीके से साउथ स्टाइल के अंदर लॉन्च होने वाला है। इवेंट होगा, बातचीत होगी, और 10:30 पे संडे वाले दिन लॉन्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उस दिन ऑडियंस भी ज़्यादा मिलता है। तो आई थिंक ये वर्किंग डे वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, ये एकदम सही है। तो अक्षय कुमार के लिए हो सकता है ये टर्न अराउंड हो, और वैसे भी थोड़े दिनों से दिखे नहीं है, तो हो सकता है कि लोग अब उत्सुक होंगे ये नया क्या लाने वाले हैं, क्या ये पुराने वाले चाम में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इतने बड़े एक्टर को चांसेस तो मिलते हैं। वो थोड़ा सा अभी तक भूल गए होंगे कि उन्होंने आम शाम कैसे खाए हैं सोटू से। 5th नंबर पे चलते हैं कि ब्रेनलेस कौन है। ब्रेनलेस क्या बॉलीवुड है जो पुष्पा 2 जैसी नई पिक्चर बना पा रहा है? अनुराग कश्यप, या अनुराग कश्यप खुद है। मेरे को लगता है कि ये ब्रेनलेस और ये सब चीज़ें जुमले कसने के बजाय अगर वो खुद ऐसी कोई मूवी बना देते जिसके अंदर हम बोलते कि हाँ यार अनुराग कश्यप तो निकले यहाँ के जेम्स कैमरन, तो उनने तो बना के दिखा दी थी, ये फिर ठीक बात है। ये जो भी कटाश कश रहे हैं, जब तक इन्होंने मूवी बनाई तब तक इनके ऊपर तहमत लगी कि भाई क्या तुम सोसाइटी का आईना दिखा रहे हो जो न सिर्फ क्राइम और गालियों से भरा हुआ है, और उसके बाद आप बड़े साधु से बन गए हो। यू नो व्हाट, मेरे को बॉलीवुड काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी खुद की आइडेंटिटी इन सब चीज़ों से बनी है। और पुष्पा 2 मेरी नज़र में तो कोई ऐसा एपिटोम ऑफ सिनेमा नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई इंडियन सिनेमा किस चीज़ के लिए पहचाना जाता है, अगर किसी ने बोला होता बाहुबली के लिए पहचाना जाता है, या फिर पीके के लिए पहचाना जाता है कि उसने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करी, या फिर कोई चकदे के लिए पहचाना जाता है, या फिर 777 चार्ली के लिए पहचाना जाता है, तो मैं बोलूँगा हाँ यार इंडियन सिनेमा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पुष्पा 2 के लिए पहचाना जाने लग गए हैंगे अगर हम, तो फिर तो मतलब भगवान ही बचाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ब्रेनलेस कौन है ये तो आप खुद ही जनता ही जान लिए। आपको खुद को भी पहचान हो जानी चाहिए कि ब्रेनलेस कौन है। नहीं देखा है वीडियो तो पहुंचा देना उन तक।
सिक्स्थ नंबर पे हम बात करते हैं रणवीर सिंह की। देखो आजकल का जो कल्चर है ना वो ट्रोलिंग का कल्चर हो जाता है, तो हम राइट इन नहीं करते, हम राइट ऑफ ज़्यादा कर देते हैं। राइट इन करने के लिए हमें बड़ा टाइम लगता है, हमें बड़ा मज़ा आता है किसी की टांग खींचने में, क्योंकि शक्ल तो दिख नहीं रही, टाइप कर दिया टुंगू पुंगू। और इनके आईडीज़ भी देख लोगे तो 00716_ZW होगा और आगे लिखा होगा प्रतीक। अब बोले ये प्रतीक का आईडी बड़ा अजीब है, जब हम लिखते हैं तो भैया माना आ जाता है लिखा हुआ अंडरस्कोर कुछ आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये जब लिखते हैं तो इनका अजीब सा आईडी क्यों होता है? क्योंकि सब ये बॉट्स होते हैं, ये अपनी आईडी आगे एक्सपोज नहीं करते हैं, ये जान के ऐसी आईडी बनाते हैं ताकि फेक कमेंट्स और ये सब चीज़ें डाल पाएँ, और ऐसे ही बदनामियाँ होती हैं। अब पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या करता है, उसके अंदर डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्सनल लाइफ के अंदर, और एक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं मानता हूँ कि भाई आपको जब प्रोफेशनल जो चीज़ है उसके ऊपर पैसे मिलते हैं, तो आप पर्सनल लाइफ में आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, क्या पहनते हो, वो सोशल मीडिया पे क्यों डालना है? प्रोफेशनली डालो। ये बात लागू होती है रणवीर सिंह के ऊपर। बट one cannot take credit from him, how great and amazing actor he is. He has proved himself कि इसको सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो धुरंधर का एक लुक एंड फील आया जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। हालांकि ये लीक्ड लुक है और मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता क्योंकि चैनल पे फटाफट से स्ट्राइक आ जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि पुष्पा 2 का लीक हो गया है, एक पूरा का पूरा फिल्म लीक हो गया HD में, तो उसमें यूट्यूब ने उसको स्ट्राइक नहीं दिया जहाँ लीक हो गया, मेरे को स्ट्राइक दे दिया। तो यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा समझदार है, तो धन्य है आपके पैर पता नहीं कहाँ पर है। मतलब जो बंदा रेस कर रहा है, जो विसल ब्लोअर है, उसी को आपने स्ट्राइक देके उसके वीडियो उड़ा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। इसलिए रणवीर सिंह की भी फोटो नहीं डालेंगे, बट ही इज लाइक दैट स्टर्डी सरदार हु इज लाइक वेरी वेरी स्टाउट, छाती बाहर है, कंधे चौड़े हैं और बहुत ही अच्छी पागे और फुल ग्रोन दाढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कोई नकली लगा रखी है। तो जो होते हैं ना मेहनत करने वाले, फील्ड के अंदर हर रोज जाते हैं, खेती करते हैं और फिर स्टाउट हो जाते हैं बिकॉज दे डूइंग दैट फिजिकल लेबर एवरी डे, तो उस तरीके के जोन के अंदर लग रहे हैं। और फिर देन जब ये इन्होंने पंजाबी जो रूप अपना लिया था, इनकी जो लास्ट मूवी थी रॉकी सिंह वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा था लोगों को। तो होपफुली this movie will bring him back in the eyes of the viewers, so to say that मे बी हम वो जो होता है ना गिले शिकवे माफ़ करके आगे चल सकते हैं। अब क्योंकि पंजाबी चीज़ों की बात हो रही है, मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल अफेयर चल रहा है दुनिया के अंदर कि यार ये पंजाब में क्या होता चला जा रहा है। पंजाब में थोड़े राइट्स वाइट्स का भी सीन बन जाता है, कभी बच्चे ड्रग्स की साइड भी चले जाते हैं, कभी कभी बोला जाता है कि जी बंटवारा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट जो ट्रू फॉर्म ऑफ सिख थे, उन्होंने किस लिए शपथ ली थी और वो क्यों सिख बने थे, खालसा क्यों बना था, आई थिंक ये बताना ज़रूरी होता, ताकि ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चल रही है, थोड़ा कनाडा का भी इन्फ्लुएंस रहता है, ये ना हो। और मेरे ख्याल से गिप्पी गरेवाल को पूरा सलूट जाना चाहिए। उन्होंने अकाल नाम की एक मूवी बनाई है जिसका टीजर ट्रेलर आउट हुआ है, और वो सीधा सीधा सा दिखाया जाता है कि किस तरीके से खालसा का जो इजाद हुआ था वो मुस्लिम इन्वेडर्स के खिलाफ हुआ था। और ऐसा कोई बैटल फील्ड नहीं है जहाँ पर किसी भी एक सिख ने अपनी पीठ दिखा के भागा हो। इतना गूज बम्प वाला ये ट्रेलर है और बहुत ही सिंपल पंजाबी में बोला गया, ऑलमोस्ट हिंदी जैसा बोला गया। आई विल इंकरेज यू टू वॉच दैट ट्रेलर। और जेन्युइनली इसके विजुअल्स भी बहुत शानदार है, शंकर एहसान लॉय ने इसका म्यूजिक दिया है, तो मेरे ख्याल से और बहुत ही नोन कलाकार भी दिखेंगे आपको, जो भी सेकेंड ईयर के आर्टिस्ट होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पैसा भी डाला गया। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर ये मूवी आ रही है, जब आपको याद दिलाना होता है कि आपका कोर पर्पस क्या था, ताकि जो बच्चे होते हैं वो भटक जाते हैं, क्योंकि उनको तो प्रेजेंट ही याद होता है, पास्ट तो याद नहीं होता। तो बॉलीवुड जैसे हाय हाय हो जाता है आजकल की भी, ये तो करते ही क्या है, तो रीमेक बनाते हैं। रीमेक का सिलसिला 5-7 साल से शुरू हुआ है। बाकी जो बढ़िया बढ़िया मूवी आती हैं, जो हर साल भी आती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि प्रेजेंट ही याद रहता है लोगों को। तो उस वजह से आपको यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग, तभी आप बच्चों को भी ये सीख देते हो कि जाके गुरुद्वारे में सेवा करो, या फिर आप मंदिर से एसोसिएटेड हो तो वहाँ पर आप क्या सेवा कर सकते हो, लंगर लगा सकते हो, शबील लगा सकते हो, जो भी करते हो, ताकि बच्चों के अंदर वो बार बार चीज़ें री इन्फोर्स होती रहें और वो भूले नहीं कि आपका कोर जो कॉलिंग होती है उसको भूले नहीं। अब 8 नंबर पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। ये है सोनाक्षी जी के बारे में। इन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, आई एम एंजॉइंग विद माय हस्बैंड, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही 12 बजे फायर क्रैकर्स वगैरह आ गए, लोगों ने बड़ा ताली बजा दी। फिर एक लगा यार ताली बजाने में तो मज़ा नहीं आ रहा, कलेश करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो उन्होंने एक और पोस्ट निकाला है इनका, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जी दिवाली पे हमने तो कोई क्रैकर वैकर नहीं जलाए, थोड़ा सा धुआं वुआं कम होना चाहिए तो हम नहीं जला रहे, लेकिन न्यू ईयर पे इन्होंने जला दिया तो लोगों के भी जलने लग गई। तो उन्होंने बोला कि जी ये क्या फैसला करेंगे इस बात का। और कुछ लोगों ने प्रो बोला, कुछ लोगों ने अगेंस्ट बोला। मुझे क्या लगता है मैं बता देता हूँ। देखो ये कह सकते हैं कि हाफ दोगलापन है
कि आप बोलोगे दिवाली पे क्रैकर मत जलाओ, लेकिन न्यू ईयर पे हमने जला दिए। लेकिन एक और फैसेट आप ज़रूर देखना और न्यूट्रल होकर ही सोचना है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स मत लेके आ जाना इसके अंदर। न्यू ईयर में जब आप क्रैकर्स जलाते हो लार्जली, वो आप खुद नहीं जला रहे होते, कोई एक जो आपकी इवेंट जो भी मैनेज कर रहा होता है, चाहे सोसाइटी का हो कोई भी, वो जला देता है उठा के, और आप पीछे बस एंजॉय करते हो, ताली बजाते हो। अब जो ताली बज रही होती है 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है 12 बजे से 12:05 पे, ठीक है, इससे भी पोल्यूशन होता है नो डाउट, लेकिन वो पोल्यूशन 5 मिनट का होता है। जब दिवाली में हम क्रैकर्स जलाते हैं तो आज के सिनेरियो के हिसाब से क्रैकर्स ज़्यादा धुआं ले आते हैं, क्योंकि ये पूरी पूरी नाइट का अफेयर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कहती रहती है कि भाई ग्रीन क्रैकर चलाओ अगर चलाना ही है, बट यहाँ पर कोई ऐसा लॉ मानने वाला ही नहीं है कि ग्रीन क्रैकर दे दे। तो जलते तो तब भी हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं कि भाई क्रैकर्स जितने कम से कम हो वो चलाएं। जिनके बच्चों को अस्थमा है, ये सबको प्रॉब्लम तो होती है। तो आप इसको आप डिसाइड कर सकते हो, इसको दोगलेपन में डालना है या फिर ये डालना है कि 5 मिनट्स वर्सेस 5 आवर्स ऑफ क्रैकर्स, किससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। या फिर जब रिलीजन का मामला है तो भगवान बचा लेगा हमें, भगवान जब सब चीज़ों के लिए बचा लेता है तो भगवान हमें स्मोक से बचा लेगा। जो भी आपकी मान्यता है मान सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये सोनाक्षी के ऊपर कटाक्ष कसने से अच्छा ये गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष कसना चाहिए, ये उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जब आपने बोल दिया नहीं होने चाहिए इस तरीके के क्रैकर्स, और होंगे भी तो ग्रीन होंगे, तो ग्रीन मतलब जिससे ये धुआं हुआ नहीं एमिट होता, तो वही क्यों नहीं है मार्केट के अंदर, तो एक क्वेश्चन उनके ऊपर जाता है लार्जली। और फिर कंफ्यूज सेलिब्रिटीज तो फिर कुछ भी बोलेंगे ही। 9th नंबर पे बात करते हैं मोहनलाल साहब की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि यू कैन एक्सपेक्ट अ क्रॉस ओवर। इससे पहले अजय देवगन ने भी हल्की फुल्की हिंट देके छोड़ दिया था। तो अजय देवगन और मोहनलाल का जो वैसे भी जो मूवी है, दोनों के सेम ही डायरेक्टर हैं और स्टोरी भी लगभग वो पैरेलल ही चल रही है। दृश्यम 3 में इनका क्रॉस ओवर पॉसिबल है। अभी दोनों हिंट दे चुके हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो एक बहुत ही फैबुलस इंडस्ट्री जिसके लिए सबको रिस्पेक्ट है, मलयालम सिनेमा, और एक हिंदी सिनेमा जो कि अच्छा सिनेमा भी बनाती है, मसाला मूवी बनाती है, मास नहीं बनाती है फिलहाल के लिए। तो ये जो है एक अच्छा अमेलगमेशन मेरे ख्याल से हो सकता है। तो अगर ये हुआ तो एक दो रिस्पेक्टफुल जो ब्रांड्स हैं वो इकट्ठे आएंगे, और अच्छा है। मोहनलाल एंड अजय देवगन दोनों ही इंटेंस एक्टर्स हैं। 10th नंबर पे जो मैंने कल कवर करना था, पता नहीं कैसे मिस हो गया, मैंने लिखा भी हुआ था ये, वो है देवा का पोस्टर। देखो बहुत सी बारी क्या होता है कि आपको कुछ एक्टर्स से करवाना पड़ता है ताकि आप कुछ एक मीनिंग दे पाओ, और बहुत सी बातें करवा पाना एक पोस्टर से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या दिखाऊं। जैसे सिकंदर का आया तो उसने एक स्पीयर पकड़ा हुआ था, इस स्पीयर में किसको मार के आया होगा, क्या हुआ होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे RRR का आया तो ये घोड़े पे और एक घोड़े पे भाग रहा है और एक बाइक पे रेस लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा होगा। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर जब होता है और उसको कैरेक्टर को जब डिफाइन करना होता है, उसके लिए बड़े सारे क्रिएटिव क्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल से दीवारा का जो पोस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एंग्री यंग मैन हो, तो अगर आपने सिर्फ एक अमिताभ बच्चन का सिर्फ एक पोस्टर दिखा दिया या फिर आपने उसकी ग्राफिटी टाइप का कुछ दिखा दिया, तो आपको पता है कि ये जो अब जो किरदार आप देखने वाले हो ये उसी तरीके का, ये एंग्री और पागल होने वाला है, ये नहीं आता आएगा, किसी की अपनी ही मारेगा। तो आपने बहुत सारी बातें बोल दी, क्योंकि कोई भी सेकेंडेज नहीं मिल रहा, आपको 2 सेकंड भी नहीं मिल रहे हैं बात बोलने के लिए, और आपने इस सिल्वर्ट से, इस ग्राफिटी वॉल से ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये जो आप देख रहे हो छोटी बॉडी के अंदर शाहिद कपूर एक्टर बहुत बढ़िया है, और ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है वो होगा बीइंग एंग्री। और जब भी ये एंग्री हुआ है और इसकी पिक्चरें चली हैं, जब ये एंग्री नहीं हुआ है तो फिर नहीं चली हैं पिक्चरें। जब भी ये बोलता है साइलेंट हो जाऊंगा, वायलेंट हो जाऊंगा, तो एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस आता है, ग्रेविटी आती है। तो मुझे लगा ये अच्छा पोस्टर है और अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट है ये। बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। जितने भी भक्त लोग हैं प्लीज़ इस चैनल से अभी अनसब्सक्राइब कर दें। जितने भी ऐसे लोग हैं जो सिनेमा लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि सारे सिनेमा प्रोग्रेस करें, इंक्लूडिंग तेलुगु, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, सिर्फ मास 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 ही करे जा रहा है। और भी अच्छी मूवीज़ उनको बनानी चाहिए, कुछ बनाते हैं वो बहुत अच्छी मूवीज़। 777 कौन सी बनाई थी लास्ट उन्होंने तेलुगु मूवी, उसकी भी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि टॉप 10 तेलुगु मूवीज़ विच आर मस्ट वॉच, ताकि ऐसा ना हो कि ये लगे कि सिर्फ मास मास ये बनाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ज़्यादातर आपको थोड़ी सी आप कन्नड़ा मूवी देख लोगे, तमिल मूवीज़ कुछ अच्छी देख लोगे, कुछ आप तेलुगु और ये अपना मलयालम तो बहुत अच्छी देखोगे, कुछ आप हिंदी सिनेमा में अच्छी देख लोगे। पर तेलुगु में बहुत रेयर होता है कि मीनिंगफुल सिनेमा दिखेगा आपको, मास दिखेगा, मास ही सेलिब्रेट हो जा रहा है, तो मास भी निकल जाएगा एक दिन, सारा का सारा पिघल जाएगा इतना देख देख के, ठीक है। बट दे आर वेरी क्रिएटिव। जो तेलुगु सिनेमा में है, मैं ये मन से बोल रहा हूँ, जो बाकी सिनेमा में नहीं है।
दे आर वेरी हाई ऑन क्रिएटिविटी, ब्रिलियंट क्रिएटिविटी, दे नो हाउ टू एलिवेट अ सीन टू द नेक्स्ट लेवल। वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो अभी सिर्फ मास मास में यूज होती चली जा रही है। जब वो स्टोरी के अंदर भी आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से फिर ये अनबीटेबल हो जाएंगे, इनको टच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इनको बोलना थोड़ा डेरोगेटरी है एक्चुअली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप एक ट्रू इंडियन, आप चाहोगे कि ये सब इंडस्ट्रीज मिक्स हो जाए, पता नहीं क्यों टॉलीवुड मॉलीवुड कॉलीवुड है, थोड़ा ध्यान देना। जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तब हम स्टेट की तरह ही बिहेव करते थे। मतलब एक स्टेट का राजा, दूसरी स्टेट का राजा, देयर वाज नो वन इंडिया किंग, सो टू से। तो हम बड़े सारे राज्यों में बटे हुए थे, और उसके बाद एक इंडिया बना, तभी पूर्ण स्वराज की बात होती थी कि हर जगह पे स्वराज, वन इंडिया मूवमेंट। ये इसलिए ये सब चीज़ें हुआ था। तो ये वन, जब नेशन है तो वन इंडस्ट्री क्यों नहीं है? इतनी सारी इंडस्ट्रियां क्यों बांट रखी है कि मैं मेवाड़ का राजा हूँ, मैं गुजरात का राजा हूँ, मैं तेलंगाना का राजा हूँ? ऐसा क्यों है? एक इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और इसी वजह से फिर ये बातें आती है, वी आर नॉट बॉलीवुड, वी आर टॉलीवुड। वो बोलना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ सेंटिमेंट्स, ऐसा क्यों बोला गया होगा राजा मौली द्वारा भी, क्योंकि बोलना पड़ा, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, तो उन्होंने बोला ये बात। लेकिन अगर ये बोलने की जरूरत ही ना पड़े, जब सब लोग बोलेंगे वी आर इंडियन सिनेमा, तो लैंग्वेज बैरियर भी हट गया। अब तो डबिंग शबिंग हो जाती है फर्स्ट क्लास तरीके से, लैंग्वेज तो रहा नहीं अब एक बैरियर। तो सोचना चाहिए इस बारे में, और इस बारे में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।